नमस्कार दोस्तों। जीपीएस एग्जाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट दिसंबर 2022 की श्रृंखला में हम लोग 15 नंबर वाली क्लास में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। ईवीएस की क्लासेस जो है हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस 3 वीडियोस में हम लोगों ने जो है दोस्तों 45 क्वेश्चन जो है कर लिए हैं दोस्तों। और आज की इस क्लास में हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे के 15 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित में समर्थन नहीं करती है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो हमें बताना है वो बताना है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो है किसमें समर्थन नहीं करती है। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, तो दोस्तों बच्चे जो है जितने अधिक प्रश्न पूछेंगे उनको उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त होगा दोस्तों। तो ये जो है ये समर्थन करता है दोस्तों। बच्चे कम गलतियां करें दोस्तों। जब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करता है और अपनी गलतियों से जब वो सीखता है तो वह सीखना उसका जो है जीवन पर्यंत तक रहता है दोस्तों। तो इसलिए अगर बच्चे कम गलतियां करेंगे तो सीखेंगे कैसे। तो ये जो है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का जो है समर्थन नहीं करता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। बच्चों को जो है करके सीखने का अवसर मिलना चाहिए। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ये भी एकदम सही है दोस्तों। बच्चों को खोज करने के लिए जो है पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया था कि समर्थन नहीं करता है दोस्तों, तो उसका सही जवाब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे कम गलतियां करें। ये इसका सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों कौन सा कथन सत्य है हमें बताना है। यह शिक्षण आधारित है। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन जो है सिर्फ शिक्षण आधारित नहीं है दोस्तों, इसका मतलब ये गलत है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकें ही सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है नहीं, हम पर्यावरण के बारे में बाहरी दुनिया से भी सीख सकते हैं दोस्तों। रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है, तो ये भी गलत है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। जी हाँ दोस्तों, जो पर्यावरण अध्ययन है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अपना ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो है बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। दोस्तों कौन सा आवश्यक चरण है ये हमें बताना है पाठ योजना में। तो दोस्तों संकल्पना मानचित्र बनाना, बिल्कुल सही। संकल्पना मानचित्र बनाना चाहिए। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, नहीं, ये गलत है दोस्तों। सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान कराना, ये भी नहीं दोस्तों। अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो है बिल्कुल सही है। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण है जो है संकल्पना मानचित्र जो है बहुत आवश्यक है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दूसरे देश का विद्यार्थी
आपकी कक्षा में जहां प्रायः सभी स्थानीय विद्यार्थी हैं शामिल हुआ है। आप विभिन्न संस्कृतियों की प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का प्रयोग करना चाहते हैं। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण है। यह किस लिए महत्वपूर्ण है यह आपको बताना है। एक दूसरे देश का विद्यार्थी है जो आपकी कक्षा में आया है दोस्तों, जहाँ पे प्रायः सभी जो विद्यार्थी हैं वो अपने ही देश के आसपास के हैं। तो आप इस अवसर का कैसे लाभ उठाएंगे दोस्तों, ये आप सबको बताना है। विद्यार्थियों में बातचीत करने और पारस्परिक मेल जोल को बढ़ावा देने के लिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत है दोस्तों। पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए? जी हाँ, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करके विविधता को महत्व देना चाहिए दोस्तों, ये एकदम सही है। अन्य संस्कृतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने के लिए? नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। समझने के लिए अन्य संस्कृतियां किस प्रकार हमारी खुद की संस्कृति की तुलना में बहुत बेहतर हैं? ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, पक्षपात और रूढ़ियों को कम करने और विविधता को महत्व देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सीटेट में किसी भी विषय की पेडागोजी में आप लोगों को अगर पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो सारे नकारात्मक उत्तरों को छांटकर जो भी सकारात्मक उत्तर बचता है उसको ही सही टिक करना है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये दो बातें मेरी हमेशा याद रखना, आपके पेपर में बहुत अच्छे से आप सबके काम आएंगी। अगर पूछता है निम्न में से सही नहीं है, तो सारे सकारात्मक उत्तरों को छांटकर जो भी नकारात्मक उत्तर बचता है उसको ही टिक करना है दोस्तों। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है? विद्यार्थियों को स्वयं कहानियों एवं वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। दोस्तों जो है उपयुक्त कारण पूछा जा रहा है, तो विद्यार्थियों को कहानियों और वर्णनों को पढ़ने में आनंद आता है। कहानियों एवं वर्णनों के माध्यम से शिक्षकों को पाठ संपादित करना आसान लगता है। ये तो दोस्तों बिल्कुल नहीं हो सकता। कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों ये सही है, ऑप्शन नंबर सी। शिक्षक विषय वस्तु को आसानी से नाटक या भूमिका में रूपांतरित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आसानी से तो नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है कहानी अथवा वर्णन पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान होना चाहिए, या फिर अनुभवात्मक सीखना होना चाहिए, या फिर कहानियां होनी चाहिए, या फिर तथ्य और सूचनाएं होनी चाहिए? चार विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो ए और बी, ए बी और सी, बी और सी, या फिर बी सी और डी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है दोस्तों। ए बी और सी, तथ्य और सूचनाएं जो है ईवीएस कक्षा में
अधिकतम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन विषय पढ़ाते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका की निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? भोजन के विभिन्न स्रोतों के चित्र दिखाना, दोस्तों भोजन विषय अगर कोई अध्यापिका पढ़ा रही है और वो सिर्फ भोजन के स्रोतों के चित्र दिखाएगी तो उससे छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा दोस्तों, ये गलत है। छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना, ये दोस्तों सही है। छात्रों के परिवार व समुदाय में उनसे पूछना कि आपके यहाँ जो है, आपके घर में आपके मम्मी पापा को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, खाने में क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, या आपके भाई बहन को क्या अच्छा लगता है। तो इस पर अगर आप चर्चा के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे तो उन्हें भोजन के बारे में जो है बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी और छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा दोस्तों। तो ये सही है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए छात्र क्या खाएं, इसके लिए अनुदेश देना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, गलत है। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में भोजन पदार्थों के चित्रों का संग्रह करने के लिए कहना, नहीं, चित्रों का संग्रह करने से बच्चों में क्या होगा, कुछ भी नहीं। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर के ईवीएस के पाठ्यचर्या के अनुसार विद्यार्थियों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। पहचान करें कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यचर्या में लिया गया है। दोस्तों ईवीएस की पाठ्यचर्या में हमें सामाजिक मुद्दों को लिया गया है, उन्हें बताना है दोस्तों। जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा, बाल मजदूरी एवं घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं, जाति भेदभाव एवं घरेलू हिंसा। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में जो लिया गया है दोस्तों सामाजिक मुद्दों को, वो जाति भेदभाव एवं दहेज प्रथा नहीं है, बाल मजदूरी और घरेलू हिंसा भी नहीं है। उसमें जो लिया गया है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बाल मजदूरी एवं वर्ग असमानताएं। जाति एवं भेदभाव घरेलू हिंसा ये भी नहीं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का सी है, वो सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप खेलों और खेल प्रतियोगिताओं के बारे में पाठ पढ़ा रहे हैं। एक विद्यार्थी पूछता है कि आप इसमें खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नंबर ए, बड़े होने पर यदि आप खेल को पेशे होगा दोस्तों, यहाँ पे पेशे के रूप में लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको एक विशिष्ट खेल के बारे में सब कुछ जानने की आवश्यकता होगी, जिसमें इसका इतिहास और बीते समय में यह कैसे विकसित हुआ है यह भी जानना होगा। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन सही है कि अगर आप आगे चलकर एक खेल के लिए एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए एक विशिष्ट खेल के बारे में कुछ जानकारी अवश्य होनी चाहिए और उसके इतिहास के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस खेल का जो है विकास किस तरीके से हुआ है। तो दोस्तों जो है ईवीएस के इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन जो करेगा वो करेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेगा दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। दोस्तों, ईवीएस की जो सार्थक सीख दी जा सकती है वो कैसे दी जा सकती है? ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, जी हाँ, दी जा सकती है। वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, जी हाँ, इसके द्वारा भी दी जा सकती है। प्रयोग के द्वारा, जी बिल्कुल। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन, जी नहीं। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन करने से क्या सीख दी जा सकती है दोस्तों? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए वो ए बी सी होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब जो दोस्तों क्या है उसे बताना है। उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना, जी नहीं। ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, नहीं, ये भी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर जो सीखना होता है दोस्तों, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है दोस्तों। हमें हमेशा पेडागोजी में जो दोस्तों सकारात्मक उत्तर को ही टिक करना है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको लगेगा कि सारे उत्तर सही हैं, लेकिन जो सबसे सही जवाब है उसी को हमें टिक करना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? पक्षियों की चोंच के चित्र का प्रयोग करते हुए अलग अलग प्रकार की चोंच के अनुकूलन की पहचान करना, नहीं दोस्तों। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान करना। दोस्तों, जो संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है दोस्तों वो हमें बताना है। जन्म देने वाले और अंड निक्षेपण वाले पशुओं के बीच के अंतर को समझाने के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग करना, नहीं दोस्तों। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है। फूल की कली देखकर उसका चित्र नहीं बनाना है दोस्तों। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। नदी के पानी के रंग से उसमें मौजूद प्रदूषकों की पहचान जो है करना, ये एक संरचनावादी दृष्टिकोण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है दोस्तों? आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, जी हाँ बिल्कुल। एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, बिल्कुल नहीं। यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, यह संभव नहीं है दोस्तों। करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। तो दोस्तों, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, बिल्कुल नहीं। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं, ये भी गलत जवाब है। पाठ्य पुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल हैं, नहीं।
मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं। तो दोस्तों समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं ईवीएस में। सबसे सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है? ट्विटर? बिल्कुल नहीं। ट्विटर से क्या ईवीएस सीखेंगे क्या? फेसबुक? सोशल मीडिया से तो नहीं सीख सकते। स्कूल पुस्तकालय, पुस्तकों से हम सीख सकते हैं लेकिन उतना नहीं। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, सबसे सटीक जो उत्तर है दोस्तों, ईवीएस सीखने के लिए सबसे अच्छा संसाधन जो है वो है अपने क्षेत्र का भ्रमण करके। जो बच्चा ईवीएस के बारे में सीख सकता है सबसे ज़्यादा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप सब लोग अपनी तैयारी में अच्छे से व्यस्त होंगे और इस बार अच्छे नंबर लाएंगे, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा। मैं आरपी सिंह आज की क्लास से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में इसके आगे के 15 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।